हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस सेशन में हमारा फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें हमने मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहा था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे थे। फ्रिक्शन का मीन हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन में एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हमने कहा था फ्रिक्शन फोर्स। फिर हमने पढ़ा था कॉजेज में पढ़ा था कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है। जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो जब वो मूव करेंगे तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, क्योंकि रफ सरफेस है बेसिकली। तो क्या है कि इंटरलॉकिंग अगर हो जाएगी, टाइटली इंटरलॉकिंग होगा, तो इंटरलॉकिंग टाइटली होने के कारण वहां फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा लगेगा, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पाएगा। इतना हमने देखा था कि कॉज क्या है मेनली फ्रिक्शन का कॉज है इंटरलॉकिंग टाइटली होना। फिर हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग में कि कौन कौन से फैक्टर्स इसे अफेक्ट कर रहे हैं। उसमें हमने देखा था रफ सरफेस एंड स्मूथ सरफेस उसको अफेक्ट कर रही थी। अगर रफ सरफेस है तो वहां हमने देखा कि इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी। अगर इंटरलॉकिंग ज्यादा है तो इसका मीन है कि वहां पर ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसका जो मोशन है वो नहीं हो पाएगा। इंटरलॉकिंग जितनी टाइट होगी हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको मूव करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस में ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेस है वो क्या होगी, उसमें रेगुलरिटीज प्रेजेंट होगी। स्मूथ सरफेस है, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगा, इंटरलॉकिंग उसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो इजीली मूव कर जाएगा, यानी मोशन उसमें बहुत इजीली होगा। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम हमारा एक न्यू पॉइंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को स्टार्ट करेंगे कि जो फ्रिक्शन के टाइप्स हैं वो टोटल कितने टाइप्स हैं। यानी हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के टोटल 3 टाइप्स पढ़ेंगे। उनमें हमारा देखो फर्स्ट टाइप आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड टाइप आता है रोलिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड टाइप हमारे पास आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक एक्टिविटीज देखो। मान लो आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर यहाँ एक हैवी बॉक्स मैंने रखा है, ये हैवी बॉक्स है एक। इस हैवी बॉक्स को ये यहाँ पर पॉइंट ए पर है और आपको मैंने कहा कि इस पॉइंट बी पर आपको इस बॉक्स को लेकर आना है। आप क्या करोगे कि इस पर राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे। हैवी बॉक्स है, आप जब फोर्स अप्लाई करोगे, पहले आपने फोर्स लगाया, ये मूव नहीं करेगा। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा और फोर्स अप्लाई करोगे, अपने फोर्स जो आप लगा रहे हो उसको थोड़ा बढ़ाओगे। बढ़ाया फिर भी आपका बॉक्स जो है वो मूव नहीं कर रहा है, आप और फोर्स इस पर बढ़ाओगे। तो यानी जब आपका ऑब्जेक्ट या ये जो बॉक्स है हैवी बॉक्स, जब ये मूव नहीं कर रहा है, यानी मूव करने की कोशिश कर रहा है बट इसमें मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मोशन स्टार्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यहां मान लो आपने फोर्स लगाया F1, फिर एक लिमिट के बाद आपने इस पे फोर्स बहुत ज्यादा लगा दिया और इसमें मोशन स्टार्ट हो गया। तो मान लो सपोज आपका बॉक्स इस पॉइंट पर पहुंच गया आपका बॉक्स, अब यहाँ पहुंच गया, ये वाला बॉक्स, इसमें मोशन स्टार्ट हुआ, आपका बॉक्स यहाँ पहुंच गया। अभी आपने क्या किया, आपको बॉक्स को पॉइंट बी तक लाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले फोर्स लगाया इसमें मोशन नहीं हुआ, फिर आपने फोर्स और ज्यादा अप्लाई किया, फिर धीरे धीरे आपने फोर्स को और बढ़ाया तो इसमें मोशन स्टार्ट हो गया। अब ऐसा नहीं होगा कि आप इस बॉक्स को फोर्स या पुश करना छोड़ दो और फोर्स बॉक्स अपने आप पॉइंट बी तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। तो बॉक्स को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए आपको कंटिन्यू फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना पड़ेगा कंटिन्यू फोर्स लगाना आपको। तो देखो क्या होगा, आप कंटिन्यू इस पर फोर्स लगाते जाओगे। ये आपने यहाँ पर फोर्स लगाया F2, लेकिन अब आपको जो फोर्स आप लगाओगे वो कंपैरेटिवली F1 से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आपका बॉक्स एक बार मूव करना स्टार्ट कर चुका है, इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो अब आपको पहले के कंपैरेटिवली फोर्स थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। और सपोज अब मैंने इस बॉक्स को व्हील्स के ऊपर रख दिया, तो अब क्या होगा, आपके लिए इस बॉक्स को मूव कराना और आसान हो जाएगा। फोर्स तो अभी भी आपको लगाना पड़ेगा कि अब आप यहाँ पर जो फोर्स लगाओगे वो आपका फोर्स हो जाएगा F3। समझ में आया इतना
कि जब बॉक्स रेस्ट की फॉर्म में था, आपने उस पर फोर्स लगाया, वो मूव नहीं कर रहा था, आप धीरे धीरे फोर्स को और बढ़ा रहे थे, तो क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बाद जब आपका फोर्स उस लिमिट में आ जाएगा जितना उसको मूव करने के लिए चाहिए, तो वो फोर्स आपने लगा दिया, आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर चुका है, अब आप उस पर फोर्स कम लगाओगे। तो जब ये आप फोर्स लगा रहे होते हैं, उसी टाइम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इतना आपको पता है। तो वो फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हमने इतना पढ़ा। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या करेगा कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जब आपके ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा होगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा हमारा, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यानी आपका ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहा है, उसने अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो हमारा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर आपका जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर चुका है, उसने मोशन स्टार्ट कर दिया, उसने जब मूव स्टार्ट कर दिया, तो आपको पहले F1 के कंपैरेटिवली यहाँ आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। जब यहाँ आपको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, तो मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स है जो इसे रोक रहा था अपोजिट डायरेक्शन, फिर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जब बॉक्स ए पॉइंट पर था, तो यानी यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो आपका मान लो स्मॉल f1 है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो फ्रिक्शन फोर्स आपका सेकंड वाली कंडीशन में लग रहे फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा था। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो मतलब वहां फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। इस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर चुका है, मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो है, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो वो कंटिन्यू मूव करता जाएगा, आपको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, वो कभी रुकेगा ही नहीं, ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसलिए फ्रिक्शन होना भी हमारे लिए बहुत कंपल्सरी है। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो फर्स्ट वाली कंडीशन के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, तभी तो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और थर्ड कंडीशन में आपने क्या किया, उस बॉक्स को आपने व्हील्स के ऊपर रख दिया, ठीक है, व्हील्स के ऊपर रख दिया। अब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो और कम हो जाएगा, आपको इतना पता है कि फोर्स वो और कम हो जाएगा। अगर फोर्स कम हो रहा है, आप जो फोर्स लगा रहे हो यानी आपका ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर रहा है, तो यानी वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो और कम होगा। तो देखो हमने क्या निकाला कि यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, स्टैटिक। यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा होगा, हमारा स्लाइडिंग, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो उसने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हील्स के ऊपर हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रखा है, तो यानी उसमें रोलिंग हो रही है, रोल कर रहा है वो सरफेस पर, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। देखो इस डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यानी फ्रिक्शन आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव जिस डायरेक्शन में करवा रहे हो, आप अपने ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपने फोर्स जो अप्लाई किया है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं है। जब तक फ्रिक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कब तक नहीं करेगा, ये हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब तक फोर्स का वैल्यू जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो वो जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। सपोज आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स है 3 न्यूटन का, तो जब तक ये फोर्स दोनों इक्वल नहीं होंगे, 3 न्यूटन मान लो आपने फोर्स बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, दोनों ने बैलेंस कर दिया एक दूसरे को, आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जैसे ही आप अपनी फोर्स को 4 न्यूटन कर दोगे, यानी 4 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्ट मूव करना फिर स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब तक ये 2 न्यूटन या 3 न्यूटन जितना फ्रिक्शन फोर्स है उससे कम रहेगा तब तक आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, स्टैटिक, यानी ऑब्जेक्ट आपका मूव करने की कोशिश कर रहा है बट उसमें मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है।
फिर हमारा देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि आपका मोशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो मोशन, यहाँ पर क्या है, मोशन, यानी आपका ऑब्जेक्ट ने मोशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप जो फोर्स लगाओगे वो थोड़ा कम हो जाएगा पहले के कंपैरेटिवली, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट एक बार मूव कर चुका है। फिर आपने थर्ड वाली कंडीशन में आपने इसको कोई रोलिंग यानी आपने व्हील्स का यूज किया है, तो व्हील्स का यूज किया तो यहाँ पर आप जो फोर्स लगाओगे वो और कम हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो देखो हमने टोटल 3 टाइप देखे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब इन तीनों फ्रिक्शन से आपको एक चीज पता लगी कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ देखो आप जो फोर्स लगा रहे हो, आपने फोर्स लगाया F1, ये सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। फिर आपका ऑब्जेक्ट जब एक बार मूव कर चुका है तो F2 का वैल्यू क्या होगा, F1 के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। और जब आपने इसको व्हील्स के ऊपर रख दिया तो अब आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, और कम लगाना पड़ेगा, तो जो F3 फोर्स है वो सबसे कम होगा। इतना समझ में आया? ये आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, फोर्स ज्यादा लगाने की जरूरत आपको कब पड़ेगी, जब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है तब कौन सा फोर्स फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो अब फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, फिर अब आपने इसको रोल्स के ऊपर रख दिया, अभी आपका ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है सरफेस पर, तो यहाँ पर फोर्स आप कम लगा रहे हो, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यानी जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसका वैल्यू और भी कम है, हमारा रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू और भी कम है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में जो रिलेशन है हमारे पास वो जनरेट होता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, यानी बहुत पावरफुल होगा, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम पावरफुल होगा। अब देखो इनका सबका डिटेल। पहला आता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें देखो आपको पता लगेगा कि जो स्टैटिक वर्ड है उसका मीन क्या है, रेस्ट, एट रेस्ट, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें रेस्ट की स्टेट में ही रहेगा, वो रेस्ट है, वो रखा हुआ है, वो रखा हुआ ही रहेगा। देखो आपका ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, हमने देखो फैक्टर्स में पढ़ा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस्ड करते हो तो वहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है। वो फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे बढ़ेगा कि वो एक सरफेस पर रखा हुआ है, वो प्रेशर वहां डाल रहा है, वो नीचे वाली सरफेस पर आपका ऑब्जेक्ट प्रेशर डाल रहा है, तो यानी उसका वेट है, वेट होने के कारण वो नीचे फोर्स लगा रहा है। जब वो नीचे की सरफेस पर फोर्स लगा रहा है तो मतलब इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली हो गई, इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली, तो आपको उसको मूव करवाना बहुत मुश्किल होगा, आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये जो स्टार्टिंग में आप जो फोर्स लगाते हो कि आपको ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वो होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हाई क्यों है, क्योंकि इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली हो जाती है। फिर जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है और आप फोर्स उस पर कंटिन्यू लगाते हैं, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप उस पर फोर्स कंटिन्यू लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स यानी इंटरलॉकिंग, आप फोर्स लगा रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ इंटरलॉकिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो और इंटरलॉकिंग के लिए दोनों सरफेसेस को इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि उनके बीच इंटरलॉकिंग हो पाए। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाता। स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली है, इसीलिए आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में ही रहेगा। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स when we try to move an object at rest or the object which is not moving, यानी आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आप चाह रहे हैं कि वो मूव करना स्टार्ट कर दे, ये वो कंडीशन है। ओके, फिर आता है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप है ये फ्रिक्शन का। कैसे है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट की स्टेट में, इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली है, तो उस इंटरलॉकिंग को कम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, जब फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है। फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होने के कारण ही आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, कप प्लेस्ड ऑन ए टेबल, scenery hanging on a wall, a car parked on a hill।
फिर देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन इट इज अबाउट टू स्टार्ट मूविंग, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश कर रहा होता है तभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का सेकेंड टाइप जो है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपके ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, ये वो कंडीशन है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, कोशिश कर रहा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में करना स्टार्ट कर दिया है। आपको उस पर कंटिन्यू फोर्स रखना पड़ेगा तभी वो स्लाइड करता रहेगा। अगर आपने उस पर फोर्स लगाना बंद कर दिया तो वो स्लाइड नहीं करेगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपको अपने ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाने के लिए एक दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए आपको कंटिन्यू फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वही बात कि फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा वापस। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो आप फोर्स लगा रहे हो वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तभी आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा, ये हमने पढ़ा है अभी। तो देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन एज ए स्मॉलर फोर्स इज नाउ रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, यानी जब आपके ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है तब उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर, जब दो सरफेसेस एक दूसरे पर स्लाइड करते तब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, if the applied force exceeds the limiting friction, the irregularities on it do not get interlocked on the surface on which it is moving। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब क्या होगा, इसकी जो इरेगुलरिटीज है, सरफेस तो रफ है तो जो इरेगुलरिटीज है वो इरेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं हो पाता है। अभी इस पे कंटिन्यू मूव कर रहा है तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगा। इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो आपका ऑब्जेक्ट जो है कम फोर्स में भी मूव कर जाएगा। लेकिन अगर रेस्ट में इंटरलॉकिंग टाइटली है, ज्यादा फोर्स में भी आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां फ्रिक्शन ज्यादा है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, उसे इंटरलॉकिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी में रोलिंग फ्रिक्शन, थर्ड टाइप जो है हमारा आता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में देखो क्या होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन में फॉर एग्जांपल कूलर हमने देखा है सबके घर में, तो कूलर में आपने देखा होगा कि या तो हम कूलर को स्टैंड पर रखते हैं या कूलर में डायरेक्ट नीचे की तरफ जो व्हील्स है वो अटैच होते हैं। तो जो भी हैवी फर्नीचर आजकल, उन सभी हैवी फर्नीचर में व्हील्स लगे होने का रीजन क्या है, क्योंकि व्हील्स अगर लगे हैं तो आप हैवी फर्नीचर्स या कूलर को ही देख लो, जैसे कि आप उसे इजीली एक रूम से दूसरे रूम तक ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें व्हील्स ना हो या हम स्टैंड का यूज ना करें तो क्या आप कूलर को इजीली ले जाओगे, हम नहीं ले जा पाते। क्यों नहीं ले जा पाते, क्योंकि एक तो वो हैवी है, हैवी होने के कारण उसका सरफेस पर जो फ्रिक्शन है वो सरफेस के पर फोर्स ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा हो जाएगी, तो आप जब फोर्स लगाओगे तो कूलर आगे की ओर नहीं जाएगा। और यही अगर आपने उसको स्टैंड पर रख दिया तो स्टैंड में व्हील्स लगे हुए हैं, आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो तो भी कूलर आगे की ओर मूव कर जाता है। तो यानी जो फ्रिक्शन लग रहा है, आपके थोड़े से फोर्स लगाने से कूलर ने मूव कर लिया, तो यानी आपको क्या समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो रोलिंग जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन क्या कम है, तभी तो थोड़े से फोर्स से वो आगे गया कूलर। तो यानी रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कम है, तभी कम फोर्स से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। तो देखो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, क्योंकि जो रोलिंग करने से फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल हो रहा है तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू को कम कर रहा है, तभी आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, सबसे वीकेस्ट टाइप है। Rolling friction can be defined as the force that opposes the motion when an object rolls over another object। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल होता है तभी रोलिंग फ्रिक्शन
लगेगा। फिर आता है फॉर एग्जाम्पल बॉल बियरिंग्स एंड स्केटबोर्ड्स। देखो स्केटबोर्ड्स में आपने देखा होगा ये जो व्हील्स लगे हुए हैं, इन व्हील्स के कारण ही हम इजीली चल पाते हैं। आप बहुत स्पीडली मूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पांव से जो उस पर फोर्स लग रहा है स्केटबोर्ड पर, उसके कंपैरेटिवली जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पर व्हील्स लगे हुए हैं। ठीक वैसे ही आपने साइकिल में भी देखा होगा कि साइकिल के जो टायर हैं वो गोल हैं। जैसे ही आप पैडलिंग करते हो, पैडल चलाओगे, तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा होगा? रोलिंग फ्रिक्शन होगा, और बहुत कम फोर्स से ही आपका साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है। आपने जब साइकिल चलाना स्टार्ट किया तो आप क्या करते हो? मान लो छोटा बच्चा जब साइकिल पर बैठता है वो बहुत जोर से पैडल लगाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी साइकिल नहीं चल पाता है। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि साइकिल अभी रुकी हुई है, साइकिल का फोर्स जो है जमीन पर लग रहा है, उसका फोर्स जमीन पर लग रहा है, तो इंटरलॉकिंग बहुत टाइटली हो गई। इंटरलॉकिंग टाइटली होगी तो जब साइकिल आप चलाना स्टार्ट करोगे तो उस कंडीशन में जब साइकिल चलने की कोशिश करेगी तो उस कंडीशन में आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर जब आपकी साइकिल ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो आपको खुद को फील होगा कि आपने स्टार्टिंग में जितना फोर्स लगाया था पैडल को चलाने के लिए, अब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो पहले वाले फोर्स के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा पैडल को चलाने के लिए। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा है? हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कम है थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली, तभी तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। फिर थर्ड कंडीशन में हम देखते हैं कि हमें धीरे धीरे जो भी रोलिंग जिनमें व्हील्स का यूज हो रहा है उनमें हमें फ्रिक्शन बहुत कम लगाना पड़ता है, उनमें हमें फोर्स बहुत कम लगाना पड़ता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में सरफेस जो है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन जो व्हील्स हैं वो फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। वहां आपको वहां क्या है? सरफेस जो दूसरा सरफेस है वहां से इंटरलॉकिंग करने के लिए स्पेस कम है, इंटरलॉकिंग उतना टाइटली नहीं हो पाता है, स्लाइडिंग में भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसे टाइमिंग नहीं मिलेगा। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसमें व्हील्स जो है वो इजीली इंटरलॉक नहीं हो सकते हैं। इंटरलॉक नहीं होंगे तो क्या होगा? आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका वैल्यू और कम हो जाएगा। तो यानी सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का, उससे कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थोड़ा कम होगा, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसका वैल्यू सबसे कम होगा। तो देखो आज के सेशन में हमने टोटल फ्रिक्शन के जो 3 टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड टाइप जो हमारा रहा है वो रहा है रोलिंग फ्रिक्शन, इन तीनों के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। तो और जो हमारा अपकमिंग सेशन रहेगा उसमें हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन इन नेसेसरी एविल के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि फ्रिक्शन नेसेसरी का मतलब है जरूरी और एविल का मतलब है बुराई, यानी गंदी बुराई है फिर भी उसकी हमें जरूरत है। तो ऐसे कौन सी उसके अंदर प्रॉपर्टीज है फ्रिक्शन की, या हम ऐसे डेली लाइफ में कौन से यूज करते हैं जिनमें फ्रिक्शन होना बहुत कंपलसरी है। तो इन सब पॉइंट्स को हमारे अपकमिंग सेशन में स्टडी करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, थैंक यू।